नमस्कार साथियों, मार्पोल के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। मार्पोल कन्वेंशन में जितने रूल एंड रेगुलेशन बने हैं उन्हें 6 सेक्शन में सब कटराइज किया गया है। जिस प्रकार बहुत सारे बुक को सेक्शन में बांट दिया जाता है और प्रत्येक सेक्शन का विषय वस्तु दूसरे सेक्शन से अलग होता है, उसी प्रकार मार्पोल कन्वेंशन में जो भी रूल रेगुलेशन बना है उसको 6 सेक्शन में बांटा गया है। और यहाँ पर सेक्शन को सेक्शन ना कहकर एनेक्स बोला जाता है, अर्थात मार्पोल कन्वेंशन को 6 एनेक्सेज में डिवाइड कर दिया गया है, अर्थात 6 एनेक्सेज में सब कैटेगराइज कर दिया गया है। और एनेक्सेज कुछ नहीं है, जिस प्रकार बुक का बहुत सारा सेक्शन होता है उसी प्रकार एनेक्सेज भी एक सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन अलग अलग विषय वस्तु को डील करता है। बहुत लोगों को एनेक्सेज वर्ड से ही दिक्कत होता है। अब आप एनेक्स वर्ड अच्छा से समझ गए होंगे। आपसे ओरल में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हाउ मेनी एनेक्सेज इन द मार्पोल 1973-78 कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन में कितने एनेक्स है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। देयर इज 6 एनेक्सेज इन द मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन में कितने एनेक्स हैं? 6। और आप नोटबुक और पेन निकालकर सारा क्वेश्चन और आंसर को नोट करते जाइए। मैं मार्पोल में वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपसे ओरल तथा रिटन एग्जाम में पूछा जा रहा है या पूछा जाता है। नहीं तो मार्पोल में छोटे छोटे चीज भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके काम के लायक है सिर्फ वही आपको पढ़ना है और मैं वही आपको बताऊंगा। तो आप सारे चीज को नोटबुक में नोट करता जाइएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा, टेल मी द नेम ऑफ ऑल एनेक्सेज। और रिटन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? राइट द नेम ऑफ ऑल एनेक्सेज। तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा? देयर इज 6 एनेक्सेज इन द मार्पोल कन्वेंशन एज फॉलोज। और यह सेंटेंस लिखने के बाद 6 के 6 एनेक्सेज का नाम लिख दीजिएगा। तो हम एक एक करके सारा एनेक्सेज आपको बता देता हूं। तो एनेक्स 1 जो है वह क्या है? हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग एनेक्स को 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह गलत है। आप ऐसे नहीं लिखिएगा। वहां पर जिस रोमन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वही वर्ड का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब एनेक्स 1 का नाम क्या होगा? आप सभी जानते हैं मार्पोल में रूल रेगुलेशन बनाया गया है। और रूल रेगुलेशन किसके लिए बनाया गया है? पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो नाम भी उसी प्रकार होगा। तो एनेक्स 1 का नाम क्या होगा? रेगुलेशन फॉर, किसके लिए रेगुलेशन बनाया गया है? प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन। और अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड किसका है? ऑयल का। और सबसे ज्यादा सी में ट्रांसपोर्टेशन भी ऑयल का ही होता है। तो एनेक्स 1 में ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एनेक्स 1 रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल। ऑयल द्वारा पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो जो रेगुलेशन बनाया गया है वह एनेक्स 1 में दिया गया है। अब आपको एनेक्स 1 याद हो गया होगा। अब देखिए एनेक्स 2 का क्या नाम होगा? एनेक्स 2 को आप इस प्रकार लिखेगा, इस प्रकार 2 नहीं लिखेगा। यह है एनेक्स 2। अब देखिए ऑयल के बाद सबसे ज्यादा केमिकल का डिमांड है, क्योंकि फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में जितने भी चीज बनते हैं उस सभी चीजों में केमिकल की जरूरत होती है। अतः एनेक्स 2 किसके बारे में डील करेगा? केमिकल के बारे में। अर्थात केमिकल के ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है वह एनेक्स 2 में दिया रहेगा। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो एनेक्स 2 का क्या नाम होगा? रेगुलेशन फॉर, ये तो सेम ही रहेगा, रेगुलेशन बन रहा है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो रेगुलेशन फॉर, आगे क्या होगा? बहुत लोग लिखेंगे प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन, लेकिन याद रखिएगा यहां पर प्रिवेंटेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंट्रोल। तो यहां पर एनेक्स 2 का क्या नाम हो जाएगा? रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पर प्रिवेंटेशन की जगह कंट्रोल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, और आपसे इसमें ओरल का सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिवेंटेशन के जगह कंट्रोल क्यों यूज किया गया है। और मैं यहां पर बहुत सारे वर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे रेगुलेशन के लिए REG, पॉल्यूशन के लिए POLLUT, लेकिन आप एग्जाम में पूरा के पूरा वर्ड लिखिएगा। तो एनेक्स 2 हो जाएगा रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। किससे पॉल्यूशन रोकना है? बाई नॉक्सेस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्ब। अब देखिए इसके नाम में 3 चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो प्रिवेंटेशन के जगह कंट्रोल क्यों यूज किया, दूसरा नॉक्सेस लिक्विड सब्सटेंस क्या है, और तीसरा इन बल्ब। अब देखिए नॉक्सेस का मीनिंग होता है हार्मफुल सब्सटेंस, या आप कह सकते हैं पॉइजनस सब्सटेंस।
कैसा पॉइजनस सब्सटेंस होना चाहिए? लिक्विड में होना चाहिए। यहां पर सॉलिड की बात नहीं किया जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। और इसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए? इन बल्क। इन बल्क कहने का मतलब जहाज के टैंक में डायरेक्टली लोड कर दिया गया है, न कि पहले से वह किसी डब्बा में पैक था और फिर वह शिप में लाकर रखा गया है। जिस प्रकार तेल को ऑयल टैंकर पर शिप के टैंक में डायरेक्ट लोड कर दिया जाता है, उसी प्रकार नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस को यदि जहाज पर बल्क में लोडिंग किया जा रहा है, अर्थात जहाज के टैंक में डायरेक्टली लोड किया जा रहा है, इंटरमीडिएट कोई पैकिंग नहीं है, कोई डब्बा में पैक नहीं करके फिर जहाज पर लाया जा रहा है, तो इसके लिए NH2 का रेगुलेशन लगेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा? मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, यह केमिकल होगा। वैसा लिक्विड केमिकल, केमिकल में भी कैसा? लिक्विड केमिकल जो हार्मफुल हो, या तो ह्यूमन के लिए या तो इन्वायरमेंट के लिए। यदि दोनों में से किसी के लिए हार्मफुल हो, और वैसा लिक्विड केमिकल यदि बल्क में कैरी किया जा रहा है, अर्थात जहाज के टैंक में डायरेक्ट लोड किया जा रहा है, तो उस पर NH2 अप्लाई होगा। यदि वह बल्क में कैरी नहीं किया जा रहा है तो NH2 अप्लाई नहीं होगा। यदि वह नॉक्सियस सब्सटेंस है लेकिन लिक्विड नहीं है तो भी आपका NH2 अप्लाई नहीं होगा। तो ओरल में आपको इसी प्रकार सर्वेयर फंसाएंगे। आपसे NH का नाम पूछेंगे, उसके बाद NH के नाम में ही आपसे डिटेल पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहां पर समझ गए होंगे। अब आते हैं आपका कंट्रोल पे। यहां पर प्रिवेंटेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया है, आपसे सर्वेयर पूछ देंगे। वाई प्रिवेंटेशन वर्ड इज नॉट यूज्ड हेयर, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटेशन कंट्रोल वर्ड इज यूज्ड हेयर। तो ऐसा इसलिए है कि नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस का एक लिमिट मात्रा यदि टैंक क्लीनिंग करने के बाद पानी में उपस्थित है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो हम उसे वाटर में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अर्थात टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है, यह लिमिटेड प्रोहिबिटेड है, अर्थात एक लिमिट डालकर उसमें कंट्रोल लगा दिया गया है। यदि आप इससे कम मात्रा में केमिकल पानी में है तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, अर्थात कंट्रोल डिस्चार्ज के लिए किया गया है। अतः यहां पर कंट्रोल किया गया है, न कि टोटली प्रोहिबिट किया गया है। और डिस्चार्ज करने का भी क्राइटेरिया है, जो मैं आपको NH2 पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। अब आप NH1 और NH2 का नाम अच्छा से समझ गए होंगे। अब आइए NH3 पर। NH3 क्या है? आप सिमिलर वे में लिखते जाइए। रेगुलेशन फॉर, यहां पर कंट्रोल वर्ड नहीं आएगा, यहां पर आएगा प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है? हार्मफुल सब्सटेंस कैरीड बाय सी, और यह हार्मफुल सब्सटेंस सी द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और यह पैक्ड फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात इन पैकेज्ड फॉर्म। तो आप इसका नाम कैसे याद रखेंगे? पहले तो शुरू में जो है वो रिपीट कर दीजिए, रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन। अब उसके बाद पहला में था बाय वाइल, दूसरा में था बाय नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क, अब तीसरा में है बाय हार्मफुल सब्सटेंस। और यह हार्मफुल सब्सटेंस सी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, अर्थात कैरिड बाय सी, सी के द्वारा कैरी किया जाना चाहिए। और यह किसमें होना चाहिए? इन पैकेज फॉर्म, अर्थात शिप पर लोडिंग से पहले ही यह किसी कंटेनर, डब्बा या किसी तरह का जो भी सब्सटेंस के दृष्टिकोण से जैसा पैकिंग चाहिए वह पहले ही किसी डब्बे में पैक हो और उसके बाद वह शिप पर लाया गया हो, तो उस पर NH3 अप्लाई होगा। और प्रिवेंटेशन वर्ड सभी के सभी NX में है, सिर्फ NH2 को छोड़कर। NH2 में सिर्फ प्रिवेंटेशन के जगह कंट्रोल वर्ड है, और यह क्यों है मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर आपसे ओरल में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मफुल सब्सटेंस? हार्मफुल सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? तो आप याद रखिएगा, हार्मफुल सब्सटेंस मतलब वैसा सब्सटेंस जो मैरीन पॉल्यूटेंट हो, अर्थात समुद्र में रहने वाले जो भी जीव जंतु या जो भी पादप पेड़ पौधे हैं उसके लिए वह खतरनाक हो, वैसे सब्सटेंस को हार्मफुल सब्सटेंस कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? सब्सटेंस विच इज कैटेगराइज्ड एज मैरीन पॉल्यूटेंट इज नोन एज हार्मफुल सब्सटेंस। और NH3 किस पर अप्लाई होगा? मैरीन पॉल्यूटेड सब्सटेंस पर अप्लाई होगा। और यदि यह मैरीन पॉल्यूटेंट सब्सटेंस पैकेज फॉर्म में हो, अर्थात पहले ही से किसी न किसी पैकिंग में वह पैक किया गया हो और सी के द्वारा कैरी किया जा रहा हो, तभी उस पर NH3 अप्लाई होगा, अन्यथा उस पर NH3 अप्लाई नहीं होगा। यदि वह बल्क में डायरेक्ट शिप में लोडिंग कर दिया गया है,
शिप के किसी टैंक में लोडिंग किया जा रहा है तो उस पर NX2 अप्लाई होगा, क्योंकि वह पैकिंग फॉर्म में नहीं शिप पर लोड किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए NX3 जो है वह ऐसा केमिकल के बारे में चर्चा कर रहा है जो केमिकल पहले ही से किसी न किसी पैकेज में पैक किया गया है, अर्थात छोटा मोटा मात्रा शिप द्वारा कैरी किया जाता है या छोटे मोटे डब्बे में, कंटेनर में, उसमें पहले ही से पैक किया जाता है, फिर वह शिप पर लोड किया जाता है। और नॉर्मली यह किस प्रकार के शिप में लोड किया जाता है? कंटेनर शिप पर। अर्थात NX3 का मैक्सिमम कार्गो कंटेनर शिप पर कैरी किया जाता है और कुछ कुछ बल्क कैरियर पर कैरी किया जाता है। और NX2 का कार्गो केमिकल टैंकर पर कैरी किया जाता है, क्योंकि केमिकल टैंकर पर ही केमिकल डायरेक्ट शिप के टैंक में लोड किया जाता है। तो आप NX3 समझ गए होंगे। और मैरीन पोल्यूटेंट वर्ड से ओरल में एक और क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। वो आपसे पूछ सकते हैं, हाउ यू नो सब्सटेंस इज मैरीन पोल्यूटेंट? आप कैसे जानेंगे कि सब्सटेंस जो है मैरीन पोल्यूटेंट है? तो इसका आप दो आंसर दे सकते हैं। पहला, बाय IMDG कोड। IMDG कोड में जितने भी डेंजरस गुड्स हैं वह मैरीन पोल्यूटेंट है या नहीं है उसके बारे में एक कॉलम में दिया रहता है, तो आप वहां आंसर कर सकते हैं बाय IMDG कोड। दूसरा आप आंसर कर सकते हैं, जो भी कार्गो शिप पर लोड होता है उसका MSDS जो है शिप पर वेल इन एडवांस या लोडिंग होने के पहले दे दिया जाता है, उससे भी पता चल जाता है कार्गो मैरीन पोल्यूटेंट है या नहीं है। अतः आप इसका आंसर दो दे सकते हैं, बाय IMDG कोड और दूसरा बाय MSDS प्रोवाइडेड बाय टर्मिनल। अब देखिए NX4 का क्या नाम है? आप सेम लिख दीजिए, रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाय। और आप एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह आपको NX3 से NX3, NX4, NX5 और NX6 में रेगुलेशन 4 नहीं लिखा रहेगा, वहां पर डायरेक्ट लिख देगा प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंस कैरिड बाय सी इन पैकेज फॉर्म। उसी प्रकार 4, 5, 6 में भी रेगुलेशन 4 वर्ड हटा देगा और कहूं कहूं पर दे देगा। तो यह आपकी मर्जी, लिखना हो तो लिखें, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखें। बहुत जगह आपको दे देगा, बहुत जगह नहीं भी देगा। और ऐसा हम IMO को साइट पर भी देखे हैं, बहुत जगह प्रिवेंटेशन ऑफ पोल्यूशन लिखता है और बहुत जगह लिख देगा 3, 4, 5, 6 में भी रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कमेंट करना लगेंगे। तो इसके चलते ही मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए NX1 में हो गया वाइल, NX2 में हो गया नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क, NX3 में हो गया हार्मफुल सब्सटेंस कैरिड बाय सी इन पैक्ड फॉर्म और NX4 में हो गया शिप पर बहुत सारे आदमी रहते हैं। अब जब वो बहुत सारे आदमी रहेंगे तो शिप पर जो भी आदमी रहते हैं तो उनके द्वारा जो भी टॉयलेट या बाथरूम में जो भी कचरा जनरेट होता है उसको आप डायरेक्टली सी में नहीं फेंक सकते हैं, उसको भी आपको ट्रीटमेंट करके फेंकना होता है, अर्थात उसके लिए भी रेगुलेशन है। तो NX4 क्या हो जाएगा? रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाय सीवेज। और यह सीवेज कैसा होना चाहिए? फ्रॉम शिप। जहाज पे जो भी सीवेज जनरेट होता है, जो भी मल मूत्र द्वारा जो भी सीवेज आपको मिलता है उसको भी फेंकने के लिए रेगुलेशन है। और यह रेगुलेशन किसमें दिया गया है? NX4 में। और सीवेज का मतलब क्या होता है? आप समझ लीजिए, मल मूत्र जो भी हम लोग त्याग करते हैं वह सीवेज के अंतर्गत आता है। अब जब आदमी रहेंगे तो उस पर खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे, रहेंगे तो बहुत सारा डोमेस्टिक कचरा, फूड कचरा वो भी जनरेट होगा। तो डोमेस्टिक कचरा और फूड का जो गार्बेज होता है उसको भी फेंकने का नियम है। तो ये सारे नियम NX5 में दिया गया है। तो NX5 क्या हो जाएगा? तो सेम लिखना स्टार्ट कर दीजिए जैसे मैं आपको बताया हूं। NX5 आपका हो जाएगा रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन बाय, इतना तक तो आपको लिखना ही है। और यह पॉल्यूशन किसके द्वारा हो रहा है? बाय गार्बेज फ्रॉम शिप। शिप पर जो भी गार्बेज जनरेट होगा उसके द्वारा जो भी पॉल्यूशन होगा उसको रोकने के लिए जो भी रेगुलेशन बनाया गया है वह NX5 में दिया हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूं, शिप एक चलता फिरता इंडस्ट्री है और जिस प्रकार लैंड पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा धुआं करता है तो धुआं के कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। और आजकल आप लोग जान ही रहे हैं, पेरिस में बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के चलते और बहुत सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं पूरे विश्व में। तो शिप पर भी लैंड की तरह जैसे इंडस्ट्री पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा लगाया गया है, उसी प्रकार शिप पर भी एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए रेगुलेशन बनाया गया है, ताकि शिप के एग्जॉस्ट से जो मेन इंजन और एक्जुलरी इंजन और जो जनरेटर चलते हैं उससे जो धुआं निकलते हैं, जो कि जनरेटर बहुत छोटा मोटा नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, तो उस धुएं से निकलने वाले जो भी प्रदूषण होते हैं उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम शिप को रोकने के लिए 1997 में प्रोटोकॉल आया था। अतः NX6 जो है
कब आपको ऐड किया गया है? NX 6 97 में ऐड किया गया है। और NX 6 कब लागू किया गया था? 2005 में। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कौन NX कब लागू किया गया है ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, और न ही कोई सर्वेयर पूछते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ देंगे NX 6 का, वो भी आप नहीं बताइएगा तो उस कारण आपको फेल नहीं करेंगे। और रिटन एग्जाम में तो कौन सा NX कब लागू हुआ है, इन्फोर्स हुआ है, वो तो आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेज नोट देते हैं उसमें वो किताब की तरह लिख देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम पास करने के लिए उसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें माथापच्ची मत लगाइएगा। तो NX 6 का नाम क्या होगा? रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। और यह एयर पॉल्यूशन किससे रोकना है? फ्रॉम शिप। जहाज द्वारा जो एयर पॉल्यूशन किया जा रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए NX 6 में रेगुलेशन दिया गया है। और NX 6 हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ किए हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रहा है, और उस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, जिस कारण हम लोग को NX 6 पढ़ना पड़ रहा है। अतः नेचर से हम लोग खिलवाड़ किए, इसलिए नेचर भी हम लोग को माथा दर्द दे रहा है। यदि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग उतना नहीं करते हैं, बैठ के एसी में मजा नहीं लेते हैं, तो हमको NX 6 पढ़ना नहीं पड़ता। इसलिए एसी में मजा ले रहे हैं तो NX 6 पढ़ना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग NX 1 से NX 6 का नाम अच्छा तरह याद हो गया होगा, और नाम का क्या मीनिंग है वो भी आपको याद हो गया होगा। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनिएगा तो सारा NX का नाम अच्छा से याद हो जाएगा, और NX के नाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप कभी नहीं फंसिएगा। और खासकर ओरल में, रिटन में तो सिर्फ नाम लिख दिए निकल गए, लेकिन ओरल में जैसे ही आप उन्हें नाम बताइएगा, उसी नाम में से एक एक वर्ड पकड़ के आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया हार्मफुल सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल वर्ड क्यों यूज किया गया, नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है, और उसी प्रकार क्वेश्चन फंसाएंगे। यदि बल्क में नहीं है तो NX 2 अप्लाई होगा कि नहीं होगा, यदि पैकेट फॉर्म में है तो NX 2 अप्लाई होगा या NX 3 अप्लाई होगा। इसी प्रकार आपसे ओरल में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अच्छा से 2-3 बार इस लेक्चर को सुनिए, और इससे और NX के नाम से रिलेटेड जो भी ओरल में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप कभी नहीं फंसिएगा, क्योंकि मेरे समझ से जितने तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो मैं आपको बता चुका हूं, और इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं, ताकि आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, और इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे मित्रों को शेयर करें।